नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। जो विजय राय गुरु जी ने यहाँ पर अपना न्याय धर्म सभा का ऑफिस खोला है, अभी इसकी ओपनिंग होनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितनी अच्छी जगह पर, कितनी सुंदर जगह पर इन्होंने ये खोला है। यहाँ पर हवादार, ये काफ़ी यहाँ से हवा जो वातावरण का है, यहाँ पर गमले लगाए हुए हैं सर ने, और जो पौधे हैं वो भी अच्छे रूप से यहाँ पर व्यवस्थित करने के लिए, और लोग न्याय नीतियों को समझें, और एक हवादार एक इन्होंने ऑफिस खोला है। और आइए देखते हैं, अंदर से देखते हैं। ये गुरुजी ने यहाँ पर, जो हमारे विजय राय गुरुजी हैं, उन्होंने ये ऑफिस खोला है न्याय धर्म सभा का। ये आज से अब ये इसकी ओपनिंग होनी है। अब अभी इसको और तैयार किया जा रहा है। ये न्याय धर्म सभा की जो इन्होंने बैनर लगाया है, क्या क्या उसकी न्याय नीतियाँ हैं उसके बारे में इधर देख लीजिए, और इधर देखिए, ये हमारे गुरुजी हैं और इन्होंने ये खोला है। सर बताइए इसके बारे में, न्याय धर्म सभा के बारे में, ये क्या बैनर है और किस तरीके से जो आपकी न्याय नीतियाँ हैं वो कैसे जनता तक पहुँचेंगी, उसके बारे में बताइए। क्या है सर ये? देखिए कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगता है। हाँ। हम लोग कहते हैं कि न्याय न्याय बोलो तो बड़ा अच्छा लगता है। तो देखो, जैसे हमारी पार्टी का नाम ही है न्याय धर्म सभा, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एनडीएस कहते हैं। देखिए लिखा हुआ है क्या, एक न्याय धर्मी राजनैतिक पार्टी। सब पार्टियों में देखा होगा आपने ने, कोई ना कोई उसका वोट बैंक है, उसका जाति का आधार है। हमारी पार्टी का आधार है न्याय, और न्याय ही समाज का विषय है। न्याय ही समाज का विषय है, क्योंकि व्यक्ति में जितना सत्य होगा, परिवार में प्रेम होगा, समाज में न्याय होगा। समाज को न्याय की जरूरत है। ये क्या है सर? तो देखिए, ये हमारा जो सैद्धांतिक है कि देखिए सभी को 3 तरह के न्याय की जो है हमारे संविधान में भी चर्चा की गई है। केवल राजनीतिक न्याय की जरूरत नहीं है, हमको तीनों तरह की न्याय चाहिए। देखिए, आर्थिक न्याय चाहिए, सांस्कृतिक न्याय चाहिए, व्यवहारिक न्याय चाहिए, हमको आध्यात्मिक न्याय चाहिए, और राजनीतिक न्याय भी चाहिए। इधर दिखाइए क्या तो नाम है? ये तो देखिए, राजनीतिक न्याय, अब यही हमारा देखिए कि जो प्रस्ताव नंबर 53 जो है महालोकतंत्र कहता है। अच्छा सर, लोकतंत्र सुना है, महालोकतंत्र नहीं सुना। ये क्या है? यही तो मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप हंसोगे जब न्याय प्रस्ताव लोग देखेंगे, समझेंगे तो समझेंगे कि महालोकतंत्र क्या है। देखिए आगे लिख रहा है क्या, स्वशासन प्रणाली। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा, हमने शासन प्रणाली सुनी है, तो आप देखिएगा ना, बड़े ही क्रांतिकारी प्रस्ताव है ये कि स्वशासन प्रणाली है ये। इसमें जनता ही सरकार हो जाएगी। अभी तक केवल ये जो राजनीतिक दल हैं, ये केवल 12 में से 1/12। अभी आपने एक बात बोली कि जनता ही सरकार हो जाएगी। तो जनता सरकार कैसे हो जाएगी? मैं आपको बस समझा रहा हूँ। देखिए लिख रहा है, देश एवं विदेश की समस्त समस्याओं का समुचित सुनिश्चित समाधान लिखा गया है। सुनिश्चित मतलब ये सर्टेन है ये, ठीक है ना। एनडीएस के 111 न्याय प्रस्ताव। देखिए हमारे यहाँ पर देखिए, ये हमारे अरविंद अंकुर जी हैं, हमारे संस्था के संस्थापक हैं, परम श्रद्धेय अरविंद अंकुर जी। यही हमारे 111 न्याय प्रस्तावों के जनक है, संस्थापक है और मार्गदर्शक हैं। अब देखिए, जैसे आपसे मैंने बताया था ना कि जनता ही सरकार हो जाएगी, इसको देखिए। हम कह रहे ना लोकतंत्र के सुने हम। हाँ देखिए, महालोकतंत्र देखिए ये कि इसमें देखिए 2 तरह से है हमारी, शासन सत्ता और शासन व्यवस्था। इधर से आगे शुरू कीजिए थोड़ा। हाँ, शासन सत्ता और शासन व्यवस्था। अभी आप देखेंगे कि केवल देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी ये 12 अधिकार होते हैं हमारे, ये 12 अधिकार। और आप खुद पढ़ करके देखिए कि इसमें से फिलहाल जनता को केवल क्या मिला है, देखिए ये वाला नेता चुनना, केवल नेता चुनने का अधिकार मिला। चुनने का अधिकार। यानी आप बताइए कि आप संकुचित क्यों हुए, दुखी क्यों हुए हैं? इसी कारण दुखी हुए हैं कि जिसको आप चुनते हैं वो तो मालामाल बन जाता है, वो मालामाल बन जाता है, हाथ जोड़ करके, पैर छू करके, और मालामाल बन जाता है। तो ये केवल अधिकार दिया उसने आपको, नेता चुनने का अधिकार दिया। मैंने आपसे क्या कहा, जनता ही अब सरकार होगी, स्वशासन प्रणाली हो जाएगी। तो अब नेता को वो चुनेगा भी और नेता को हटाएगा भी। अच्छा। नेता को चुनने का, ये देखिए। हाँ देखिए कितना बढ़िया, नेता को चुनने का अधिकार होगा और नेता को हटाने का भी अधिकार होगा। कि जैसे जो पार्टियां जैसे कहती हैं कि, ये बताइए, नेता को हटाने का
कोई भी स्टेट में, जैसे हमारे जो राज्य हैं, किसी में है ये नेता को हटाने का? अभी मैंने आपसे क्या कहा, इसलिए तो लोकतंत्र के नाम पर वो जो है, लोकतंत्र के नाम पर वो वंशतंत्र चला रहे हैं, समाजवाद के नाम पर परिवारवाद चला रहे हैं। वो क्या कहते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहा है, कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहा है, सब चीजें। तो वो जनता को कहाँ सरकार मान रहे हैं? वो तो अपने को सरकार मान बैठे हुए हैं। और यही कारण है कि वो एक बार से वो कहता है जनता जनार्दन, एक बार कहता है जनता जनार्दन, और फिर कहता है जनता को कुछ नहीं आता है। जब उसको वोट दे देती है तो कहती है कि जनता मूर्ख है, जनता ये है, और इसके पहले कहती है जनता जनार्दन है। तो ये अंतर हो जाता है। तो यही हम लोग कहते हैं कि नेता को चुनना ही नहीं, नेता को हटाने का भी अधिकार दे दीजिए, और एनडीएस को नहीं, किसी भी पार्टी को चुन लीजिए आप। हमें नहीं करें कि एनडीएस को आप ज्वाइन करिए, करिए वो करिए, कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो ये आपको जनाधिकार दे रही है तो वो न्याय नीतिक पार्टी है, वो एनडीएस का समर्थक होगा फिर। और क्या क्या नियम है इसमें? इसके बाद देखिए, जैसे अभी आपने देखा कि अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, तो 5 राज्यों में चुनाव हो करके और अब सब लोग अपने अपने मन का मलाईदार मंत्री पाने के लिए होड़ में लग गए। कोई कहता है कि मैं इस बिलोंग से आता हूँ, इस क्षेत्र से बिलोंग आता हूँ, मुझे ये मंत्री चाहिए, मुझे ये मंत्री पद चाहिए। हम लोग कहते हैं नहीं, नेता चुनने के साथ साथ मंत्री चुनने का भी अधिकार जनता को होगा, जनता को हो जाएगा। अब बताइए वो मंत्री किसके प्रति, जैसे मान लो कि देखिए, अभी आप देखिएगा वर्तमान व्यवस्था में देखिएगा कि नेता चुन दिया और नेता का बहुमत दल का हो जाता है, और फिर उसमें अपने मन के अनुसार क्या होते हैं, मंत्री पद दिए जाते हैं। अब वो मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी हुआ? आप कभी सोचे? जनता को सोचने लायक छोड़ा आपने इसको? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि वो जो जिसके अनुसार चुना गया है उसी के प्रति उत्तरदायी हो जाएगा। तो वो अपने जो रहनुमादार होते हैं उसके प्रति उत्तरदायी हो जाता है, वो उसके अनुसार आचरण करने लगता है कि हमारे जो ये हैं, ये गाइडलाइन है हमारा, इसी के अनुसार हम काम करेंगे। जब वो मंत्री जनता के द्वारा चुना जाएगा तो आप कृष्णा बताइए वो किसके प्रति जवाबदेह होगा? जनता के प्रति हो जाएगा। सीधी सी बात। हाँ, मंत्री चुन भी गया और वो जनता के प्रति उस तरह से नहीं काम कर रहा है तो तुरंत जनता हटा देगी, क्रांति आ जाएगी। अच्छा, मंत्री को हटाना है। अब देखिए, अब इसके बाद जज का चुनना, यानी दोनों नियम, नीति और निर्णय, ये 3 है। देखिए, विधायिका, मंत्री का और न्यायिका, ये शासन सत्ता के अंग है। हाँ, देखिए बड़े क्रांतिकारी प्रस्ताव हैं, इनको जन जन तक पहुंचाइए आप इसमें। लेकिन एक सर, मैं एक अपना एडवाइस दूंगा कि विधायिका, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो 4 चीजें होती है, विधायिका, मंत्री का, न्यायिका, और एक मीडिया और आता है हमारा स्तंभ में। तो मीडिया को भी हटाने का और चुनने का अधिकार मिलना चाहिए। देखिए मीडिया जो विषय है वो जीविका से संबंधित है। वो जीविका से संबंधित है, वो समझ गए। तो मीडिया क्षेत्र अलग है, मीडिया का इससे कोई संबंध नहीं है। मीडिया हमारा जो है इक्यू लेवल का होगा। जब एनडीएस की सरकार बनेगी तो आप जैसे युवा जो है मीडिया में आएंगे और वो न्याय नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे कि वो खामखा बैठ करके ढोल नगाड़े और ऐसे लोगों को नहीं लेकर के आएंगे जो आपस में ही लड़ जाएंगे, और जनता क्या कह रही है ना उनको समझ में आता है, ना जो बोल रहे हैं उनको समझ में आता है। एनडीएस हमारी कहती है कि जो हमारे अधिकार हैं वही सरकार के कर्तव्य हैं, यानी जो अधिकार हैं वही कर्तव्य हैं। और न्यायशील जनाधिकार हमारे 4 होते हैं। हर 25 वर्ष के युवा को ये अधिकार प्राप्त है कि उसको समुचित शिक्षा का प्रबंध किया जाए। इसके बाद शिक्षण प्रशिक्षण की 100% निःशुल्क सुलभता हेतु 25% शिक्षा बजट का प्रावधान होगा। मतलब जब एनडीएस का बजट आएगा तो पूरे बजट का 25% बजट जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। वर्तमान में ये 2 से 3% है, जिसके 25%। हाँ, देख रहे 25% बजट हो जाएगा। कोई यूक्रेन नहीं जाएगा, कोई रसिया नहीं जाएगा, सबको इंडिया में शिक्षा सुलभ होगी। ये क्रांतिकारी प्रस्ताव है, क्योंकि शिक्षा ही हमारी रीढ़ है। तो शिक्षा को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो एनडीएस के बजट में ये 25% शिक्षा बजट का प्रावधान होगा। और देख रहे हैं ना, समुचित शिक्षा तक शिक्षण और प्रशिक्षण, ये सारी चीज 100% क्या होगी, निःशुल्क होगी। कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि 1 करोड़ रुपया में मैं मेडिकल की डिग्री खरीद कर लाया हूं। मैं
मतलब सभी के लिए निःशुल्क। सभी के लिए निःशुल्क होगा, केजी से लेकर के पीजी तक सारी तरह की ट्रेनिंग, शिक्षण और प्रशिक्षण। ऐसा कोई सर एक कोई देश है जो अभी भी इस चीज़ पे जो निःशुल्क शिक्षा दे रहा हो, कोई भी देश? कई स्वीडन है, ये क्या कहते हैं, यूक्रेन वगैरह में जा रहे हैं बच्चे सब, ये वहाँ पर क्या है 100% शिक्षा जो है निःशुल्क है। वहाँ जो भी खर्च लगते हैं वो शिक्षा मतलब जो है बजट जो बनता है इसी तरह से बनता है, शिक्षा का वहाँ पर कोई वो शुल्क नहीं है। मतलब स्वीडन में है। हाँ। और लेकिन 73 सालों से आज तक नहीं कर पाए हम भारत में निःशुल्क शिक्षा। ये जानने ही नहीं दिए, ये जानने ही नहीं दिए कि जो है हमारा जो है शिक्षण प्रशिक्षण जो है फ्री प्राप्त करने का अधिकार है हमारे पास। समझ गए। उसको ऐसा कैटेगराइज कर दिया इन लोगों ने कि 18 साल तक, अभी भी हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि 18 साल तक हम निःशुल्क शिक्षा देंगे। और आप देखिए क्या हो रहा है, प्राइवेट स्कूलों में बड़ी लंबी लंबी फीस ली जा रही है। तो प्राइवेट, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं जब आपका सरकारी संस्था या कहीं भी कोई असफल हुआ है तभी तो कोई प्राइवेट खुला हुआ है। सर ये देखा जाए कि वर्तमान में जितने भी जो मंत्री होते हैं सभी के जो बच्चे होते हैं वो प्राइवेट कॉलेजों में पढ़ते हैं। जो चूंकि हाँ। शिक्षण व्यवस्था जब सबकी एक जैसी हो जाएगी तो सबकी एक जैसी व्यवस्था हो जाएगी। वर्तमान व्यवस्था पर क्यों समस्या पर चर्चा करी जाए, जब एनडीए समाधान प्रस्तुत कर रही है तो सही बात है। जब हमारे सरकारी विद्यालय बढ़िया हो जाएंगे, शिक्षण प्रशिक्षण की वहाँ पर 100% उपलब्धता हो जाएगी तो कोई इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए दूसरा जो जनाधिकार है हमारा, समुचित सीमा तक जीविका रोजगार। यानी जैसे ही वो बच्चा 25 साल का शिक्षण प्रशिक्षण अपना प्राप्त कर लेगा उसको तुरंत पात्रता के अनुसार रोजगार प्रदान कर दिया जाएगा कि जो जिस तरह का विकसित किया, अपनी पात्रता विकसित किया। पीक्यू लेवल का है तो कृषि कर्म के अंतर्गत उसके बागवानी कृषि वगैरह सब कुछ अवेलेबल कराई जाएगी। आईक्यू लेवल के है वो तो वो व्यापार करेगा, तो व्यापार करने के लिए निर्ब्याज उसको पूंजी चाहिए। व्यापार करेगा कोई आदमी तो वो बिल्कुल निर्ब्याज होगी, उसकी पूंजी जो है वो निर्ब्याज होगी। फिर इक्यू लेवल का है तो सरकारी सेवा में आ जाएगा वो। एसक्यू लेवल का है तो वो राजनीति में आ जाएगा, राजनीति में आ जाएगा वो। तो यानी सब हमारे यहाँ पात्रता अनुसार पद नियोजित हो जाएगा। तो ऊपर से आप देखेंगे तो वर्तमान में तो कोई आईक्यू ईक्यू कोई मायने नहीं रखता। वर्तमान में तो कहीं परीक्षण है ही नहीं है। हमारी एनडीएस में भी आप नहीं मानोगे कि एनडीएस में हम लोग का भी पात्रता परीक्षण होता है। तो हमारी एनडीएस में भी बिना इक्यू लेवल के हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बनाते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सब हमारे एनडीएस में लागू है। पात्रता के अनुसार ही हम लोग पद देते हैं। तो अब इसे देखिए, इसके बाद फिर क्या हो गया कि समुचित सीमा तक आवास, सड़क, पानी, बिजली, संचार। अब देखिए वर्तमान में कोई कह रहा है 300 यूनिट दे दूंगा, मैंने ये घर बनवा दिया वो बनवा दिया, देख रहे हैं सब ये। उसके लिए बजट होगा। यानी किसी को आप ये गुलाम नहीं बनाओगे कि देखो मैंने तुम्हारा घर बनवा दिया, मैंने तुम्हारा ये कर दिया। आपका एक कर्तव्य है, आपका ये कर्तव्य है। जैसे वैक्सीन का भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन लगवा दी, ये आपका कर्तव्य है। देखिए लिख रहा है सब कि सारे चीजों की निःशुल्क सुलभता ये सरकार का कर्तव्य है। मतलब प्रत्येक ग्राम को समुचित सीमा तक आवास, सड़क, पानी, बिजली, संचार, परिवहन, खेल, पार्क आदि की 100% निःशुल्क सुलभता है। तो 25% सुविधा बजट, यानी 25% शिक्षा पर हो गया, 25% रक्षा पर हो गया, 25% सुविधा पर हो गया और 25% जो हमारा वो है वो संरक्षण बजट है। अब संरक्षण बजट में प्रत्येक संवर्ग को समुचित सीमा तक चिकित्सा, सुरक्षा, बीमा, बैंकिंग, पेंशन, आश्रय आदि सेवाओं की 100% निःशुल्क सुलभता है। तो 25% संरक्षण बजट। जैसे देखिए अब आप वर्तमान में भी क्या हो गया, सरकार ने पेंशन की व्यवस्था खत्म कर दी। परेशान है सब कर्मचारी, परेशान होने का विषय भी है कि भाई तुम्हारे यहाँ मैंने सेवा करी और 60 वर्ष 65 वर्ष के बाद तुम ऐसे खाली कर दोगे हमको। देखा जाए तो राजस्थान में तो बहाल किया गया। तो अभी देखिए वो तो सब वो चुनाव के स्टैंड हैं सब, वो क्या कर रहे हैं। हमारी तो एनडीएस पूरी तरह से कहती है, लिखित रूप से कह रही है कि पेंशन बहाल होगा। कृषक को भी, और राजस्थान सरकार ये थोड़ा कह रही है। राजस्थान सरकार क्या करे, अपने कर्मचारियों को देकर कर रही है ना। हम तो किसानों को भी कर रहे हैं, श्रमिकों को भी कर रहे हैं। श्रमिकों को भी, किसान, क्योंकि वो भी तो हमारा जीविका वर्ग में आ रहा है। मैंने आपसे बताया था ना कि पीक्यू लेवल का है, श्रमिक वर्ग में गया वो, कृषक वर्ग में गया वो, तो उसको भी तो पेंशन चाहिए। वो जिसे मान लो का बुढ़ा हो जाएगा तो आप देखते हो कि वर्तमान परिस्थिति में क्या कर रहा है वो, कि भाई अपने तो काम तो किया उसने, लेकिन बाद में वो तो अपने बच्चों के ऊपर आश्रित हो जाता है वो। तो उसको भी तो न्याय की जरूरत है। भाई एक किसान है तो उसको भी तो 60-65 वर्ष के बाद या 70 वर्ष के बाद जो भी आयु निर्धारित होगी तो उसको भी पेंशन मिलेगी। ये बहुत क्रांतिकारी प्रस्ताव हैं, इनको जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। बाकी जनता स्वतः काम करेगी।
ये थे हमारे साथ में विजय राय जी, जिन्होंने न्याय धर्म सभा, जो एक राजनीतिक पार्टी है और एक न्यायधर्मी राजनीतिक पार्टी है, और जो महालोकतंत्र लाना चाहती है। और डिवाई में बहुत जल्द ही आपको हमने दिखाया था, अभी पूरा का पूरा जो ऑफिस है वो ओपन किया जाएगा, और इसका अभी जल्दी ही खुलने वाला है पूरी तरह से सबके लिए, और सब लोग इस बात पर चर्चा कर सकते हैं और जो न्याय नीति है उनको समझ सकते हैं, और न्याय नीति समझकर जो आम जनता है उसमें उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसलिए अगर न्याय धर्म सभा से जुड़ना चाहते हैं आप, तो सर ने ये बताया है, और ये वेबसाइट भी है। हाँ, NDS, हाँ, www.nds.org.in ईमेल है हमारा, nds.haridwar@gmail.com। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, ये मेरा व्यक्तिगत नंबर है, ये ऑफिस का भी नंबर है हमारा, उत्तराखंड का ऑफिस ये नीचे लिखा हुआ है, ये नंबर मेरा है। हाँ, ये बहुत जल्द ही ऑफिस खोल दिया जाएगा। सभी जो युवा हैं, जो आम हैं, सब लोग जुड़ सकते हैं और न्याय नीति सीख कर पूरे क्षेत्र में फैला सकते हैं। और हमारे साथ में थे जो विजय राय जी थे, ये NDS के उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, और मैं आपके साथ में ऐसी वीडियो के साथ में आता रहूँगा जो एक आम लोगों के लिए भी ज़रूरी है, जो हमारे राष्ट्र के लिए भी ज़रूरी है। ऐसी वीडियो मैं बनाता रहूँगा। हम लोगों से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जुड़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।